डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 45 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 40 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें और शेयर भी किया करें, और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया करें। अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद किया करें। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, इस बार मुझे कमालुद्दीन खान ने नहीं भेजा बल्कि मैं खुद आया हूं। मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार तुम यहाँ कितना खून खराबा करके गए थे? तुमने सरदार बरकत अली के अलावा उसके 3 कारिंदों का भी खून किया। क्या तुम नहीं जानते थे कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा क्या हशर होगा? अक्की हैरानी के आलम में सवाल पर सवाल करता चला गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स अपनी जिंदगी से इतना बेजार भी हो सकता है। मैं इन तमाम बातों से पूरी तरह वाकिफ हूं। मैंने संजीदा लहजा में कहा, मैंने जो कुछ किया इस पर मुझे कोई पछतावा या शर्मिंदगी नहीं। मुझे ये भी मालूम था कि इस हवेली का जर्रा जर्रा मेरे लहू का प्यासा है, लेकिन यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। मुझे यहाँ आना ही था। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि तुमने जानबूझकर फांसी के फंदे में गर्दन क्यों फंसाई? अक्की का लहजा हैरत से लबरेज था। मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शय यहाँ छोड़ गया था। मुझे उसे वापस लेने के लिए हर कीमत पर यहाँ आना ही था। तुम यहाँ कौन सी शय छोड़ गए थे? अक्की ने ज़हन पर जोर डालते हुए पूछा। फिर उसकी आंखें चमक उठी। ओह, तुम उस बुड्ढे की बात कर रहे हो जिसे हमने गोली मारकर जख्मी कर दिया था? फकीर बाबा का जिक्र आते ही मैं बुरी तरह बेचैन हो गया। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? अब उसका क्या हाल है? लगता है बहुत गहरा ताल्लुक है तुम्हारा उस बुड्ढे से। मेरी बेचैनी अपनी आखिरी हदों को छू रही थी और वह इधर उधर की हाँके जा रहा था, लेकिन फकीर बाबा के मुतालिक कुछ नहीं बता रहा था। हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक है उससे मेरा, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। मैं उसकी खातिर जान भी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। वो मेरा बाप है, मेरा भाई है, वो मेरा सब कुछ है। याद रखो, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम लोगों में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी हालत पर ताज्जुब हो रहा था। चंद लम्हों के लिए मैं अपने जज्बात पर से मुकम्मल तौर पर काबू खो बैठा। अक्की हैरानी से मेरी शक्ल देख रहा था। मैं तो तुझे फौलाद समझता था जवान, लेकिन तू तो मोम का पुतला निकला। उसके लहजे में मायूसी की हल्की सी झलक नुमाया थी। बाज मामलात ऐसे ही होते हैं अक्की, जिनके सिलसिले में बड़े से बड़ा फौलादी सतून भी पिघल कर मोम बन जाता है। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि तुम मुझे मेरे साथी के मुतल्लिक बताओ। तुमने उसका क्या हशर किया? मेरी आवाज़ खुद ब खुद भारी होती चली गई। अक्की मेरी इस कैफियत से काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने कहा, वो बंदा हमारी कैद में है और बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर उसकी आंखें यकायक चमक उठी। वो बड़ा हैरत अंगेज बंदा है। उसने तो हमारी खोपड़ी घुमा कर रख दी है। वो जख्मी था, हमने उसका इलाज करवाया। उसे बूढ़ा और ज़ईफ समझकर हमने उस पर सख्ती नहीं की, लेकिन वो यूं ही थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हुआ। उसने नहायत पूरी इसरार तरीके से हमारे 2 बंदों को बेहोश कर दिया और फरार होने की कोशिश की। अगर ऐन वक्त पर मैं और अमामी वहां नहीं पहुंच जाते तो वो तकरीबन निकल ही गया था। उसकी जुबान से फकीर बाबा के कारनामे सुनकर मेरे लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट तोड़ने लगी। फिर तुम लोगों ने क्या किया? करना क्या था? हमने उसे ऐसी जगह बंद किया कि वो कोई दाव पेच ना आजमा सके। ये तो मैं समझ ही चुका था कि वो कोई बहुत ऊंची हस्ती है। अलबत्ता मेरे कारिंदे अब भी उसके करीब जाने से डरते हैं। अक्की के लबों पर मुतमईन मुस्कुराहट थी। तुम लोगों ने मुझे इतनी आसानी से कैसे फांस लिया? क्या तुम लोगों को पता था कि मैं हवेली में घुस चुका हूं? मैंने अपने जहन में कल बुलाते सवाल को जुबान दे दी। आहा, अक्की ने एक बुलंद कहका लगाया। यह बहुत राज की बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं। दरअसल बात यह है कि जब तुम आज शाम दरख्तों के पास पहुंचे तो इसी वक्त हमारी नजरों में आ गए थे। हम इसी वक्त से तुम्हारी इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे। हवेली के पिछले दरवाजे का ताला भी शाम ही को खोल दिया गया था, बल्कि हमें तो यह भी अंदाजा था कि तुम किस तरफ से हवेली में दाखिल होगे। वैसे तुमने जिस तरह से 4 दीवारी अबूर की वो बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन तुम लोगों ने ये सब कुछ किया कैसे? मैंने हकीकतन हैरान होकर पूछा। दरअसल बात यह है कि जब तुम यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए तो हमें हवेली के हिफाजती इंतजामात की कमजोरियों का शिद्दत से एहसास हुआ। हमने बेहद सोच विचार के बाद हवेली के दिफाई निज़ाम में चंद बेहद मौसर तब्दीलियाँ की। इन्हीं तब्दीलियों की वजह से तुम बड़ी आसानी से हमारे फंदे में फंस गए। जिस वक्त तुम इन दरख्तों के करीब पहुंचे तो तुम सदाकत की नजरों में आ गए। इसके जिम्मे यह काम लगाया गया था कि वो हवेली की छत पर छुप कर आसपास का जायजा लेते रहे। इसके पास बहुत ताकतवर दूरबीन थी जिससे वो आसपास का इलाका छान रहा था।
इसने जो ही तुम्हें देखा मुझे इत्तला कर दी। ये इत्तला पाकर मैं भी छत पर आ गया और बजाते खुद तुम्हें देखा। इस वक्त तुम एक दरख्त से उतरकर दूसरे दरख्त पर चढ़ रहे थे। हमें पहले ही ख्याल आया कि तुम कमालुद्दीन के जासूस हो। मैंने अंदाजा लगाया कि तुम हवेली में घुसना चाहते हो, लिहाजा मैंने तुम्हारे रास्ते की तमाम रुकावटें हटा दी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अब शाम होते हवेली के अहाते में शिकारी कुत्ते खुले छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हें खुश आमदीद कहने के लिए मैंने आज कुत्ते नहीं खुलवाए। इस हवेली में घुसने के बाद तुम्हारी हर हरकत हमारी नजरों में रही है। अक्की ने जो कुछ बताया उसने मेरे होश ठिकाने लगा दिए। मेरी ये मुहिम भी हमाकतों, कोता अंदेशी और खुशफहमी पर मबनी कारनामों की नजर हो गई थी। मेरे ज़हन के किसी गोशे में यह ज़ोम बुरी तरह से जोर पकड़ गया था कि मैं हर रुकावट को अबूर कर सकता हूँ। मेरी जहानत और हौसले के सामने हर दीवार मुनहद्दिम हो जाएगी। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि अब हवेली के मकीन पहले से भी ज्यादा मोहतात होंगे। फकीर बाबा का कहना एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ था। मेरी नपुख्ता कारी ने मुझे जाल में फंसा दिया था। मैं जिस आसानी से चूहेदान में आन फंसा था, इसके मुतालिक सोच सोच कर मुझे शर्म आ रही थी। अब मेरे मुतालिक तुम लोगों के क्या इरादे हैं अक्की? मैंने फुजमुर्दा लहजे में पूछा। मैं बताता हूँ अब तेरा क्या होगा, अमामी ने गजबनाक लहजे में कहा। अक्की जिस शरीफाना अंदाज में मुझसे बात कर रहा था वो अंदाज उसे पसंद नहीं आया। हम सब तेरे सुअर जैसे जुस्से की बोटियां करके कुत्तों को खिला देंगे। अपने कुत्ते को कुछ खिलाया पिलाया कर अक्की, मुझे ये बहुत भूखा नजर आ रहा है। मैंने अमामी की तरफ इशारा करके कहा। अमामी को मुंह से गलीज गाली निकली और उसने मुझ पर झपटने की कोशिश की। अक्की ने इशारे से रोक दिया। बंधे हुए शिकार पर हमला करना मर्दानगी नहीं है अमामी, थोड़ा सा इंतजार कर लो, वक्त आने पर तुम्हें अपने दिल की हसरतें पूरी निकालने का मौका मिलेगा। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। जो कुछ तुम कर चुके उसके बाद भी तुम्हारा सवाल अजीब सा लगता है। क्या तुम्हें खुद मालूम नहीं है कि तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है? बहरहाल हम लोग वही करेंगे जिसका हमें हुक्म दिया जाएगा। ये हुक्म तुम्हें कौन देगा? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। मुझे अपनी रगों में खून की गर्दिश सुस्त होती हुई महसूस हुई। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। हमें अच्छी तरह मालूम है कि कमालुद्दीन ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। वो नमर्द एक कमजोर औरत को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं। तुम बरकत अली की बीवी की बात कर रहे हो? मुझे अपने अल्फाज हल्क में अटकते हुए महसूस हुए। हाँ, मैं गोदी साईं ही की बात कर रहा हूँ, अक्की ने गंभीर लहजे में कहा। तुम्हारे मुतालिक आखिरी फैसला वही करेगी। उसकी जुबान से निकलने वाले इन अल्फाज ने मेरे दिमाग में तूफान सा बर्पा कर दिया। मेरी खमपारा तकदीर मुझे किस सिबरतनाक मोड़ पर ले आई थी। मेरी जिंदगी और मौत का दारो मदार उस शख्सियत के फैसले पर था जिसे दुनिया वाले माँ के नाम से पुकारते हैं। क्या कोई माँ भी अपने बेटे के लिए मौत की सजा तजवीज़ कर सकती है? यकीन इसका जवाब नफ़ी ही में दिया जा सकता था, लेकिन मेरे मामले में सूरत हाल कतई मुख्तलिफ थी। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं उसे हरगिज़ नहीं बताऊंगा कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। एक तरह से रहम की भीख मांगने के मुतरादिफ होता। खड़े खड़े मेरे पाँव सुन्न होने लगे। मेरे दोनों हाथों में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने अपना वजन एक पाँव से दूसरे पाँव पर मुंतकिल किया। जब मैंने मजीद कोई सवाल नहीं किया तो अक्की ने मुझे ज़मीन पर बैठने की इजाज़त दे दी और खुद जीना चढ़कर ऊपरी मंजिल पर चला गया। जाने से पहले उसने अपने कारिंदों को मोहतात रहने की हिदायत की। मैं खतरे इज़्म हिलाल का शिकार हो गया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी तवानाइयाँ जवाब दे रही हूँ। इंसान जब मायूसी की इंतहा तक पहुँच जाए तो उसकी यही हालत हुआ करती है। मैंने खुद को इस कदर अफसुर्दा शायद ही कभी महसूस किया होगा। रात तेज़ी से गुजरती जा रही थी। अमामी ने मुझसे कोई बात करना चाहिए, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बात करने को बिल्कुल जी नहीं चाहा। मैंने कुछ सोचना चाहा, लेकिन मेरे दिमाग ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। काफ़ी देर बाद जीने पर आहट हुई। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। वहाँ सिर्फ अक्की आता नजर आया। मेरे दिल में इत्मीनान की हल्की सी लहर पैदा हुई। मैं वो चेहरा नहीं देखना चाहता था। मेरे दिल की इंतहाई गहराइयों में एक खौफ था, एक अंदेशा था। मैं अपने आप से डर रहा था। मैंने उसे रूबरू देख लिया तो मेरा रद्द अमल क्या होगा। मैंने सैफदाद खान को नफरत की आग में पिघला कर नाकाबिल तस्खीर फौलाद की शक्ल दी है। इस औरत की कुर्बत से कहीं ये फौलाद पिघल तो नहीं जाएगा। मेरी शख्सियत के किसी दूर उफ्तादा तारीख गोशे में नेहा माँ की आगोश की गर्मी के लिए तरसता हुआ, बिलबिलाता हुआ महरूम बच्चा कहीं मेरे वजूद पर गालिब तो नहीं आ जाएगा। अक्की मेरे पास ठहरे बगैर पिछले हाल की तरफ बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। पिस्तौल एक बार फिर उसके हाथों में चमकने लगा। मेरा वाल्टर उसने कहीं संभाल कर रख दिया होगा। इसके कारिंदों ने एक बार फिर मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं सर झुकाए अक्की के पीछे पीछे चलने लगा। छोटे हाल से गुजर कर हम अकबी राहदारियों में दाखिल हो गए।
तह खाने वाली कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद वो लोग मुझे फ़कीर बाबा के साथ ही तह खाने में कैद करने वाले हैं। ऐसा होता तो सूरत हाल शायद एक नया रुख इख्तियार कर लेती। फ़कीर बाबा और मेरे बीच इस तरह का ताल्लुक था कि हम दोनों मिलकर एक तबाहकुन कुव्वत का रूप धार लेते। वो मेरा मिजाज आशना ही नहीं, मेरा मसीहा भी था। तह खाने वाली कोठरी के दरवाजे पर लगा हुआ मोटा सा ताला अब अकबी दरवाजे पर लटक रहा था। हम कोठरी के खुले हुए दरवाजे पर पहुंचे तो तह खाने के रास्ते पर नस्ब ढक्कन नुमा दरवाजे के पट पहले से खुले थे। अक्की ने सबसे पहले मुझे अंदर उतरने का इशारा किया। तह खाने की तरफ जाने वाले जीने की भी लाइट रोशन थी। अक्की मुझे अच्छी तरह पहचान चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि मैं जरा सा मौका मिलते ही काम दिखा जाऊंगा। उसने पूरी तरह एहतियात रखी कि जीने की तंग जगह पर मैं कोई कारनामा सर अंजाम न दूं। मैं जीने की आखिरी सीढ़ी तय करके फौलादी दरवाजे के सामने पहुंच गया। मेरे पाँव की ठोकर से दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। मैंने मुड़कर पीछे देखा। अक्की ने कहा, आराम से सीढ़ियाँ उतर कर अपने पुराने ठिकाने पर पहुंच जाओ। मैं तुमसे कोई गलत रवैया इख्तियार नहीं करना चाहता। उम्मीद है तुम मुझे इसका मौका भी नहीं दोगे। मैं मरे मरे कदमों से सीढ़ियाँ उतर कर तह खाने के वस्त में जा पहुंचा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वहां पर बिछे हुए टाट तंजिया कह के लगाकर मुझे खुश आमदीद कह रही हूँ। कितनी जान तोड़ अजियतें और मुशक्क़तें सहकर मैंने यहाँ से आज़ादी हासिल की। उस बदनसीब फजलू ने मेरे फरार की राह में हायल होने की कोशिश की तो मैंने उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। क्या मिला मुझे इतना खून खराबा करके? इंसान सबसे जंग कर ले लेकिन अपने मुकद्दर से तो जंग नहीं कर सकता। मैंने अपने कफस के दर की तरफ निगाह डाली। मुझे वहां भी एक तब्दीली नजर आई। इन लोगों ने मेरे इस तहखाने के फरार से काफ़ी सबक हासिल किया था। अब मुझे वहां फौलादी दरवाजे के साथ तकरीबन 1-1 इंच मोटी सलाखों वाला एक और दरवाज़ा नजर आया। अक्की ने सलाखों वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चंद लम्हों तक मेरा जायज़ा लेता रहा, फिर वो वापस लौट गया। मुझे सलाखों के दरमियान अमामी का मनहूस चेहरा नजर आया। उसने मुझे नफरत भरी नज़रों से देखा। मैंने उसकी तरफ से नज़रें हटा ली तो उसने फौलादी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुझे फ़कीर बाबा को अपने साथ न पाकर शदीद मायूसी हुई। इसका मतलब यही हो सकता था कि इन लोगों ने फ़कीर बाबा को किसी और जगह कैद कर रखा है। मैं कुछ देर टाट पर बैठा रहा। तहखाने में अगर कोई बल्ब था भी तो इस वक्त वो रोशन नहीं था। मेरे वजूद के अंदर और बाहर मुकम्मल तारीकी का कब्जा था। मैंने टाट पर दराज होने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पीठ के पीछे बंधे हुए हाथों पर इतना शदीद दबाव पड़ा कि मैं बेख्तियार उठ बैठा। कुछ देर बाद मैं दाएं पहलू के बल टाट पर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि कम अज कम इस मनहूस रस्सी से तो निजात पाने की कोशिश की जा सकती है। इन रस्सियों को तोड़ना तो खैर नामुमकिन है, लेकिन अगर मैं अपने हाथों को कोशिश करके अपने सामने लाने में कामयाब हो जाऊं तो शायद इन रस्सियों को खोलने की कोई सूरत निकल आए। मैं किंदाए अज़्म और हौसले के साथ घुटनों के बल उठ बैठा। मैंने अपने बाजुओं के दरमियान जितना मुमकिन हो सका फासला पैदा किया और अपने जिस्म के निचले हिस्से को इनके दरमियान से गुजारने की कोशिश की। पहले पहल तो ये कोशिश मुझे कतन अहमकाना महसूस हुई। मेरी दोनों कलाइयाँ इस कदर मजबूती से आपस में जुड़ी हुई थीं कि इनके दरमियान फासला न होने के बराबर था। मैंने जोर लगाया तो नायलून की रस्सी मेरी कलाइयाँ काटने लगी। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने एक बार फिर जोर लगाया। नायलून की रस्सी एक बार फिर मेरी कलाइयों में गड़ने लगी, लेकिन मैंने अपनी कलाइयों में पैदा होने वाले दर्द को जहन से छिटक कर अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी कलाइयों पर तेज धार छुरियां चल रही हैं। मैंने मजीद जोर लगाया। अचानक मेरे कोहले मेरी कलाइयों के दरमियान फंस गए। मेरी कलाइयों में नायलून की रस्सी गोश्त में बुरी तरह गड़ कर रह गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरी कलाइयों से खून रिस रहा है। मैंने अपने हाथों को कोहले से नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मैंने थोड़ा सा जोर लगाया। इसके साथ ही मेरे हल्क से कर्बनाक करह खारिज हुई। मैंने अपनी हिम्मत मुजतमा की और सांस रोककर अपने हाथों को अपनी पूरी कुव्वत से झटका दिया। मेरी कलाइयों पर एक कयामत से गुजर गई, लेकिन इस शदीद अजियत का नतीजा मेरी मर्जी के मुताबिक निकला। मेरी कलाइयों का हल्का कोहलों पर से गुजर कर मेरे घुटनों की पिछली सिम्मत पहुंच गया। मैंने अपने पांव समेट कर बासानी अपने बाजुओं के दरमियान से निकाल लिए। मेरी कलाइयों में आग लगी हुई थी। मैं अंधेरे के बायस इनकी सूरत हाल का जायजा नहीं ले सकता था। मैंने अपने बंधे हुए हाथ चेहरे की तरफ उठाए। मुझे रस्सी के बंधनों के साथ किसी किस्म की नमी महसूस नहीं हुई। मेरी कलाइयों में खराशें जरूर पड़ी लेकिन इनसे खून नहीं निकला। इसी वक्त मेरा गाल मेरी शर्ट की दाईं आस्तीन से छू गया। शर्ट के दाएं बाजू के कफ से कुछ ऊपर मेरा रुमाल बंधा हुआ था। मुझे उसमें से हल्की हल्की सी महक खारिज होती हुई महसूस हुई। रुमाल का लम्स महसूस करते मेरे हौसले आसमान से बातें करने लगे। मेरी अफसुर्दगी और मायूसी जाने कहाँ जा सोई। मैं तनहा नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा मददगार
मेरा हमदर्द, मेरा दोस्त मौजूद है। मैं गोया एक बार फिर से जिंदा हो गया। मेरे दिमाग में मायूसी और बीमार ख्यालात की जगह खुश उम्मीदियों पर मबनी ख्यालात पैदा होने लगे। ये मुसीबत मुझ पर पहली बार तो नहीं पड़ी है। पहले भी मेरी जिंदगी कई बार दांव पर लगी, लेकिन मैं हर आजमाइश से सुरखरू निकला। इस बार भी मैं अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दूंगा। मैंने अपने होंठ और गालों के जरिए अपनी कलाइयों पर बंदी रस्सी की गिरोहों को टटोलने की कोशिश की। वहां मुझे सिर्फ 2 मोटी मोटी गिरोहों की मौजूदगी महसूस हुई। रस्सी के जकड़बंदों का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मुझे अपने दिल में खुशी की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। मेरी कलाइयों को रस्सी से जकड़ने वाला अनाड़ी लगता था। उसने मेरी कलाइयों पर बगैर किसी तरतीब के अंधाधुंध सी रस्सी लपेट दी थी। उसने रस्सी में जो गिरहें लगाई थीं वो भी मुझे बेढंगी महसूस हुई। मैंने उनमें से एक गिरा को अपने दांतों के जरिए खोलना शुरू किया। मेरी तवक्का के इन मुताबिक उसे खोलना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। दूसरी गिरा खोलने में भी मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। गिरहें खुलते ही रस्सी ढीली पड़ गई। मैंने अपने हाथ रस्सी से आजाद करा लिए। अंधेरे के बायस मैंने आंखों के बजाय अपने दीगर आवाज से काम लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सीढ़ी की तरफ बढ़ा। कदम ब कदम सीढ़ियां चढ़कर मैं दरवाजे के सामने वाली कदरे खुली जगह पर पहुंच गया। नायलून की रस्सी को लच्चा बनाकर मैंने अपने हाथ में ले रखा था। मैंने सलाखों वाले दरवाजे को हिलाने जुलाने की कोशिश की। वह अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला जुला। मैंने टटोल कर देखा। मैंने इसमें बाहर की तरफ लगे कुफल के वजन को महसूस करके अंदाजा लगाया कि यह भी हवेली के अकबी दरवाजे में लगे हुए कुफल का भाईबंद है। फिर मैंने बैरूनी फौलादी दरवाजे को धकेल कर खोलने की कोशिश की। इसमें जरा सी भी जुम्बिश न पाकर मुझे काफी मायूसी हुई। अगर दरवाजा खुला होता तो शायद मैं कोई न कोई तरकीब लड़ाने में कामयाब हो जाता। अगले दिन सुबह सवेरे मेरी आंख खुल गई। तहखाने की छत के करीब मौजूद छोटे से जालीदार रोशनदान से अंदर आने वाली रोशनी से तहखाने के अंदर का माहौल कदरे साफ नजर आने लगा। मेरे जहन से नींद का गुबार साफ हुआ तो मैं एक बार फिर तहखाने की कैद से जान छुड़ाने की तरकीबें सोचने लगा। इस तरकीब में रस्सी का किरदार बहुत अहम हो सकता था। मैं रस्सी के जरिए मुख्तलिफ किस्म के फंदे बनाने और इन्हें इस्तेमाल करने की मशक शुरू कर दी। मैं अगर एक बार अपने मकसद में नाकाम हो जाता तो फिर मेरे लिए दूसरे मौका की कोई गुंजाइश नहीं होती। काफी देर मशक करने के बाद मैं काफी हद तक मुतमईन हो गया। अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने के बाद अपने शिकार का इंतजार करने लगा। मुझे यकीन था कि जल्द या बादेर कोई ना कोई मेरी खबर लेने जरूर आएगा। मेरा ये यकीन दुरुस्त साबित हुआ। कुछ देर बाद मैं फुलादी दरवाजे के अक्कम में जीने पर कटपट की आवाजें सुनने लगा। कोई शख्स पुरस्कून अंदाज में सीढ़ियां उतरकर फुलादी दरवाजे के पास आन खड़ा हुआ। वो फुलादी दरवाजे में लगा हुआ ताला खोलने लगा। ये आवाजें सुनते ही मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। इस शख्स ने दरवाजे के कुंडे से ताला निकाला और फिर कुंडे को सरका कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैंने खुद को आड़ में कर लिया। वो शख्स आगे बढ़ा और उसने सलाखों वाले दरवाजे के बिल्कुल करीब होकर तहखाने के अंदर झांका। मैंने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया। वो अमामी था। उसकी नजरें तहखाने के वस्त में मुझे तलाश कर रही थी। इसके हाथ में एक पिस्तौल दबा हुआ था। मेरा हाथ बिजली की सी तेजी से सलाखों के बीच में घुसा। मेरे हाथ में नायलून की रस्सी का बड़ा सा फंदा था। इसी वक्त अमामी की नजर मुझ पर पड़ी। फरते हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। इससे पहले कि वो सूरत हाल को पूरी तरह समझ पाता, मैंने अपने हाथ को एक खास अंदाज में झटका दिया। नायलून की मजबूत रस्सी का फंदा फिजा में लहराया और अमामी की गर्दन के गिर्द जा पड़ा। फंदा काफी चौड़ा था, लिहाजा वो कांधों से फिसल कर उसके सीने के पास पहुंच गया। एन उसी वक्त मैंने रस्सी को जोरदार झटका दिया। इस झटके के साथ ही नायलून की रस्सी का फंदा अमामी के सीने से जरा नीचे बुरी तरह से कस गया। मेरा झटका इस कदर ताकतवर था कि अमामी का जिस्म बुरी तरह से फौलादी सलाखों से टकरा गया। इसकी खोपड़ी पर जबरदस्त चोट आई होगी।